हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हैवी कोडिंग। जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सीखेंगे ES6 के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्रॉमिस के बारे में। तो प्रॉमिस एक जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि फ्यूचर में किसी असिंक्रोनस ऑपरेशन का रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है। देखो, प्रॉमिस से आप क्या समझते हो? प्रॉमिस एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर हम एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि या तो वो प्रॉमिस पूरा होगा या तो वो प्रॉमिस पूरा नहीं होगा। तो इसमें क्या है, फ्यूचर डिपेंडेंसी है। ये एक असिंक्रोनस है कि या तो फ्यूचर में वो चीज़ कंप्लीट होगी या वो फ्यूचर में चीज़ कंप्लीट नहीं होगी। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर बोलते हैं प्रॉमिस। जैसा मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में भी बताया कि प्रॉमिस अभी रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन फ्यूचर में या तो सक्सेस मिलेगा या फेलियर। अगर आपने किसी से प्रॉमिस करा है तो आप उसको बोलोगे हाँ भाई मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, तो अब वो क्या समझेगा सामने वाला कि या तो उसका प्रॉमिस पूरा होगा या तो ये सामने वाला मेरे को निराश करेगा। तो ये चीज़ हो गई प्रॉमिस की। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी एक प्रॉमिस होता है जो कि यहाँ पर हमें 100% श्योरिटी नहीं देता है कि यहाँ पर रिजॉल्व होगी वो चीज़ या नहीं होगी। तो अब देखो, कभी कभी एक यूज़र होता है, वो वेबसाइट पे आता है, हमारे प्रोजेक्ट पे आता है, वो कभी कभी क्या करता है, ऐड टू कार्ट तो कर देता है बट पेमेंट नहीं करता। या अगर वो पेमेंट पे जाता है तो पेमेंट कभी कभी ऐसा होता है कि पेमेंट गेटवे हैंग हो जाता है या किसी कारण पेमेंट कंप्लीट नहीं हो पाती, चाहे उसके यूपीआई में यहाँ पर कोई इशू हो या उसके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ना हो। तो कभी कभी यहाँ पर पेमेंट फेल्ड हो जाती है, कभी कभी पेमेंट सक्सेस हो जाती है। वैसे ही इसके अंदर एक और केस आता है, कभी कभी पेमेंट गेटवे के इशू की वजह से वो पेमेंट कंप्लीट नहीं होती, तो कभी कभी डेबिट होके हमारे पास वापस क्रेडिट भी आ जाता है। तो ये चीज़ क्या होती है, ये प्रॉमिस करता है इस चीज़ को कि या तो मैं उसको फुलफिल कर दूंगा, या तो सक्सेस मिलेगा हमें फ्यूचर में या फेलियर मिलेगा। बेसिकली हम अपनी लाइफ भी प्रॉमिस पे ही जी रहे हैं, या तो सक्सेस मिलेगा या तो फेलियर मिलेगा। तो यही कंसेप्ट है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉमिस का। तो देखो, इसका कुछ एग्जाम्पल होता है। एक होता है हमारे पास API कॉल। मान लो एक यूज़र ने लॉगिन करा और यहाँ पर बता रहा है उस API को उसने हिट करी और वो उसका यूज़र नेम पासवर्ड लेके गया बैकएंड में और उसका मान लो स्टेटस ऑफ है। तो वो या तो स्टेटस से उसको चेक करेगा कि अगर इस पर्सन का स्टेटस एक्टिव है तो ये मुझे वैल्यू देगा, उसकी यूज़र की लॉगिन करवा देगा, अदरवाइज क्या बता देगा, लॉगिन फेल्ड। तो ये एक प्रॉमिस हो गया API की तरफ से कि या तो वो डिटेल भेजेगा या तो उसको रिजेक्ट कर देगा। सेकंड आ गया डेटाबेस से रिक्वेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि वो डेटाबेस में स्टेटस चेक करेगा, तो डेटाबेस से या तो वो डेटा दे देगा या तो नहीं देगा। अब हो गया एक फाइल रीडिंग। देखो, कोई कोई फाइल होती है जो रीड की नहीं जा सकती। कभी कभी हम देखते हैं ना, अनसपोर्टेड फॉर्मेट हो गया, ये कुछ और तरीका हो गया इसका, या हमने सर्वर पे फाइल अपलोड करी, हो सकता है वो डिलीट हो गई होगी, अगर होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। तो एक प्रॉमिस की ये टर्म्स में आता है। और जैसे मैंने आपको बताया पेमेंट प्रोसेसिंग, ये भी मैंने आपको अभी डिफाइन करा कि पेमेंट या तो सक्सेस होगी या तो फेलियर होगी। तो ये सब असिंक्रोनस है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। इनकी वजह से वेबसाइट नहीं रुकती है, हमारा सॉफ्टवेयर नहीं रुकता, बट ये हमें प्रोवाइड कराते डिटेल्स या तो येस में या तो नो में। तो हमने एसिंक्रोनस पढ़ा हुआ है कि क्या होता है एसिंक्रोनस। तो ये सारी चीज़ें असिंक्रोनस ऑपरेशन ही है कि अगर यूज़र ने पेमेंट बटन पे क्लिक करा उसके बाद जाके कुछ एक पेमेंट गेटवे खुलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रॉमिसेस हमारी, या तो येस या तो नो। अब प्रॉमिसेस के ना कुछ स्टेट्स होते हैं और हर प्रॉमिसेस की 3 स्टेट्स होती है। मेन स्टेट एक होता है पेंडिंग, कि अभी वो प्रॉमिस चला नहीं गया, मैंने सिर्फ उससे बोल दिया कि हाँ भाई मैं तेरे को ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तेरे को वो गाड़ी दिला दूंगा। तो अब वो अभी क्या पेंडिंग स्टेट में है, उसका अभी रिजल्ट नहीं आया, उसने बोला कल के लिए, तो वो कल पे छोड़ दिया, तो अभी तक उसका पेंडिंग है स्टेटस। अब या तो कल वो उसको विश को पूरी कर देगा या उसको वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। तो देखो, एक स्टेटस तो हो गया पेंडिंग। अब उस पेंडिंग से या तो फुलफिल हो जाएगी, मतलब रिजॉल्व कर देगा उस चीज़ को, या पेंडिंग से वो रिजेक्ट की तरफ ला देगा। तो 3 स्टेट हो गए इसमें, एक पेंडिंग, रिजॉल्व, फिर पेंडिंग और रिजेक्ट। तो 3 स्टेट यहाँ पर हो चुके, 3 होते हैं यहाँ पर, एक जैसा ये पेंडिंग और रिजॉल्व और रिजेक्ट यहाँ पर अलग अलग है। तो 3 स्टेट होता है प्रॉमिस के और इन्हीं को हम हैंडल करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। इसका है ना, सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स बताता हूँ। हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट ऑब्जेक्ट यूज़ करा था तो न्यू डेट लिखा था, वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू प्रॉमिस, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर काफ़ी सारी मेथड्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक न्यू प्रॉमिस करा और प्रॉमिस से मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपको यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन आना चाहिए। मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में कॉल बैक और कॉल बैक हेल के बारे में बताया था, तो आपको यहाँ पर कॉल बैक आएगा ना तो ही आपको ये समझ आएगा।
कुछ यहाँ पर मैंने देखा है कि जब सीरीज़ बनाते हैं लोग तो वो प्रोमिसेस को पहले बता देते हैं। प्रोमिसेस को पहले बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको यहाँ पर कॉल बैक आता ही नहीं है तो फिर आप प्रोमिसेस करोगे कैसे जब आपको कॉल बैक ही नहीं आता है? तो आपको यहाँ पर कॉल बैक सीखना ज़रूरी है, तो ही आप यहाँ पर प्रोमिसेस को कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर प्रोमिसेस बताया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं पहले उस वीडियो को, और फिर आप प्रोमिसेस पे काम करना है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोमिसेस पे कर रहा हूँ तो उस वाली वीडियो में मैंने जब कॉल बैक हेल बताया था, तो कॉल बैक हेल के अंदर मैंने ये बोला था कि जब हम एक से ज़्यादा यहाँ पर बहुत सारे साइड टाइम आउट्स लगा रहे हैं या कॉल बैक पे कॉल बैक लगाए जा रहे हैं, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? प्रॉमिस का यूज़ करते हैं। तो वो प्रॉमिस वाली वीडियो आज आ चुकी है, तो इसी में हम सीखेंगे प्रॉमिस। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये एक ऑब्जेक्ट होता है और इसके अंदर मेथड्स होते हैं। तो न्यू करके हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और वेरिएबल के अंदर इसको डिफाइन कर लेंगे ऑब्जेक्ट बना के। तो न्यू प्रॉमिस, इसके अंदर हमें लगाना ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के बाद हमें इसको क्या बनाना है? एक कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन किसी भी अनदर फंक्शन के पैरामीटर में, आर्ग्यूमेंट में पास होने वाला फंक्शन होता है यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन। तो मैं एक एरो फंक्शन लूँगा। अब हम सारी चीज़ें एरो फंक्शन में देखेंगे। अभी तक मैं आपको ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस बताता था, बट हमने एरो फंक्शन पढ़ लिया है, तो अब हम सारी चीज़ें करेंगे एरो फंक्शन में। तो मैं यहाँ पर लूँगा एक एरो फंक्शन, और इस एरो फंक्शन को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। अब इस चीज़ को मैं डाल दूँगा एक वेरिएबल में, तो कॉन्स्ट और इसके आगे प्रॉमिस नाम का एक वेरिएबल बना लिया। आप कुछ बना सकते हो। तो ये बेसिकली सिंटैक्स होता है प्रॉमिस यूज़ करने का। अब इस प्रॉमिस के जो एरो फंक्शन है, इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन यूज़ होंगे। तो इसके अंदर मैं 2 आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ, रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट। अब मैंने आपको बताया था 3 स्टेट होती है पेंडिंग में, देन रिजॉल्व या तो रिजेक्ट। अब इसका जरूरी नहीं है हम रिजॉल्व या रिजेक्ट ही नाम रखो, बट प्रोमिसेस में हम ज़्यादातर प्रोग्रामिंग टर्म्स में बोलते हैं रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। तो आप रिजॉल्व रिजेक्ट से इसको चलाओगे। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, वैसे आप यहाँ पर राम श्याम भी नाम दे सकते हो, इसको कोई लेना देना नहीं है, बट हम प्रोमिसेस पढ़ रहे हैं तो रिजॉल्व और रिजेक्ट यहाँ पर आएगा। अब देखो ये चलता कैसे। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल ले लिया लेट सक्सेस। मैं सक्सेस वाले एग्जांपल ले रहा हूँ, और इस सक्सेस की वैल्यू दे देता हूँ मैं ट्रू, कि भाई यहाँ पर हमें सक्सेस मिल चुकी है। लेट सक्सेस इक्वल्स टू ट्रू, तो मतलब ये बुलियन वैल्यू उसके लिए ट्रू हो गई। तो अगर हम इफ़ का यूज़ करते हैं और सक्सेस को इसके अंदर डाल देते हैं, तो वो क्या होगा? ऑब्वियस ट्रू ही होगा। तो ट्रू आएगा तो इफ़ चलेगा, फॉल्स होगा तो एल्स चलेगा। तो देखो इफ़ के अंदर हम क्या डालेंगे? इफ़ के अंदर हम डालेंगे रिजॉल्व। ये कॉल बैक फंक्शन है, ये मतलब पहले से प्री डिफाइन फंक्शन है हमारे पास रिजॉल्व का। यहाँ आपको रिजॉल्व लिखना है, और ये कॉल बैक फंक्शन है, इसलिए मैं उसके अंदर इसको पास कर रहा हूँ। ये हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना। आप दोबारा यहाँ पर कॉल बैक की वीडियो देख लेना अगर आपको यहाँ पर इसमें कन्फ्यूजन हो रही है। तो देखो रिजॉल्व और रिजेक्ट है, 2 फंक्शन है यहाँ पर, उनको मैंने आर्गूमेंट में पास कर दिया यहाँ पर इसके पैरामीटर पे। तो देखो हमने यहाँ पर करा रिजॉल्व, और रिजॉल्व के अंदर मैंने लिख दिया डेटा लोडेड सक्सेस। मैंने यहाँ पर कर दिया कि भाई हाँ हमें डेटा मिल चुका है। अब एक चीज़ होगी रिजेक्ट, क्योंकि एल्स के अंदर भी तो कुछ पार्ट जाएगा। अगर कोई चीज़ सक्सेस उसको नहीं मिला, जरूरी थोड़ी हर किसी को सक्सेस मिलेगा, किसी किसी को सक्सेस नहीं मिलता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। तो रिजेक्ट के अंदर हम डाल देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। तो अगर सक्सेस ट्रू होगा तो ये चलेगा, एल्स होगा तो ये चलेगा। अब इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं जो कि प्रॉमिस को चलाने के काम आता है, जो कि रिजेक्ट और रिजॉल्व हो गए, जो हमने यहाँ पर बना लिए हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। तो जब हमने रिजॉल्व और रिजेक्ट बनाए हैं यहाँ पर, तो उनका यूज़ कैसे होगा? ये ऑलरेडी फंक्शंस हैं जो कि जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड कराता है, तो रिजॉल्व और रिजेक्ट से ही चलते हैं ये सारी चीज़ें। तो अब नेक्स्ट इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसको प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर मैं कराऊंगा कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस को प्रिंट। अब जरूरी नहीं यहाँ पर प्रॉमिस लिखना है, मैं ये प्रॉमिस प्रिंट क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि मैंने यहाँ पर इस वेरिएबल को प्रॉमिस लिया हुआ है। इसका सारा यहाँ पर जो भी फंक्शनैलिटी होगी इसके अंदर वापस जाके मैंने इस वेरिएबल के अंदर वापस ले लिए। तो मैंने यहाँ पर करा लिया कंसोल प्रॉमिस। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर आ रखा है प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर कुछ चीज़ें आई हैं। ये क्या कर रहा है? मुझे प्रॉमिस रिसीव कर रहा है। देख रहा है आपने कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है? ऑब्जेक्ट में आ रहा है कि ये प्रॉमिस क्या हुआ है, ये फुलफिल हो गया, ये रिजेक्ट नहीं हुआ है, फुलफिल हो गया। मैंने आपको बताया था या तो फुलफिल होगा, रिजॉल्व होगा, या तो रिजेक्ट होगा। अब इसका प्रोटोटाइप भी बता रहा है कि इसका क्या टाइप है, यहाँ पर प्रोमिसेस है, और प्रॉमिस की कौन सी स्टेट पे है, फुलफिल।
मैंने आपको 3 स्टेट बताई थी यहाँ पर। एक होगी यहाँ पर पेंडिंग, दूसरी फुलफिल जो कि रिजॉल्व हो गई है, और यहाँ पर आएगी रिजेक्टेड। तो इसने मुझे क्या कर दिया है, स्टेट फुलफिल कर दिया। और प्रॉमिस इसके अंदर क्या रिजल्ट लेकर आ रहा है कि भाई डेटा लोडेड सक्सेस, ये मेरे को इसने रिजल्ट भी दे दिया इस प्रॉमिस के अंदर। तो हमने देख लिया यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल लेके कि चलता कैसे यहाँ पर हमारे पास प्रॉमिस। तो प्रॉमिस हमारे पास यहाँ पर रन हो चुका है। अब इसके बाद हम इसको हैंडल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। देखो, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें आ गई, अब ये प्रोमिसेस है और ये रिजॉल्व है, ये तो चल गई, ये तो खैर एक सिंपल फंक्शन है कि हम यहाँ पर प्रॉमिस और रिजेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसने यहाँ पर इसको चला दिया। अब देखो इसके अंदर है ना, हमारे पास कुछ चीज़ें और भी आती है। वो कुछ चीज़ें और क्या होती हैं वो मैं बताता हूँ। वो होती है प्रॉमिसेस को हैंडल करने के लिए हमें हर जगह यहाँ पर रिजॉल्व और रिजेक्ट को यूज़ नहीं करना है। तो चलते हैं यहाँ पर, इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर कमेंट कर दूंगा। तो ये तो था हमारे पास बेसिक्स एग्जाम्पल, सिर्फ मैंने आपको इसका यूज़ केस बताया कि ये यूज़ हो कैसा रहा है इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हमने यूज़ केस देख लिया इसका। अब चलते हैं हैंडलिंग की तरफ। तो हैंडलिंग के अंदर हमारे पास दो चीज़ें यूज होती है, एक होती है देन, और यहाँ पर होता है कैच। देन और कैच। देखो, देन के अंदर वो चीज़ें आती है जो कि रिजॉल्व हो चुकी है, कैच के अंदर वो चीज़ें आती है जो कि रिजेक्ट हो चुकी है। तो ये कैसे हैंडल किया जाता है इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्रॉमिस, डायरेक्ट अब मैं उस ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ प्रॉमिस का, तो प्रॉमिस डॉट देन, और इस देन के अंदर मैं यहाँ पर एरो फंक्शन को पास करूँगा। और जो एरो फंक्शन पास हो रहा है वो भी एक्चुअली में एक कॉल बैक फंक्शन है, क्योंकि हम इसके पैरामीटर में ही पास कर रहे हैं देन के। तो अगर मैंने यहाँ पर इसका यूज़ करा है रिजल्ट का, और इसके अंदर मैंने एक एरो फंक्शन दिया, तो ये वो चीज़ लेकर आएगा जो इसके अंदर रिजॉल्व हुई है। रिजॉल्व रिजेक्ट आपको पता है, रिजॉल्व हुआ है तो रिजॉल्व चीज़। अब जो रिजॉल्व हुई है वो एक रिजल्ट लेकर आ रहा है, मतलब कोई डेटा भी लेकर आ रहा है यहाँ से। देखो, मैंने यहाँ पर प्रॉमिस पर पकड़ा था उस डेटा को, बट उस प्रॉमिस को पकड़ने की जगह हम यहाँ पर उसको देन और कैच से हैंडल करते हैं। हमने रिजॉल्व रिजेक्ट देख लिया कि कर क्या रहा है, बट इसको असल में हैंडल करते हैं देन और कैच से। तो देन वो चीज़ हैंडल करेगा जो कि रिटर्न ट्रू कर रही है, मतलब उनके पास सच में डेटा आया है। और इसके बाद कैच क्या करेगा, उसका एरर को कैच करता है। तो इसके बाद ही सिंपल आप यहाँ पर प्रॉमिस चेनिंग का यूज़ करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। आपको यहाँ पर सिंपल यूज़ करना है कैच का, और कैच के अंदर जो भी एरर आएंगे, कुछ भी एरर हो सकते हैं, एपीआई से एरर आ सकता है, हमारे जावास्क्रिप्ट का एरर हो सकता है, तो अब उस एरर को भी हम यहाँ पर हैंडल करेंगे। अब ये एरर को हैंडल करते क्यों हैं, ताकि हमारा यहाँ पर सॉफ्टवेयर बीच में रुके ना, हमें सॉफ्टवेयर को बीच में ना रोके, सिर्फ अलग अलग फंक्शनैलिटी में हम इस प्रॉमिस को चलाते हैं। तो अभी जो प्रॉमिस के अंदर है, मान लो किसी ने रिजॉल्व करा उस चीज़ को, तो ये रिजॉल्व को हैंडल कौन करेगा, इस रिजॉल्व को हैंडल करेगा रिजल्ट। और अगर एरर आ गया, रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट को हैंडल करेगा ये एरर। अब इस पे चलते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल पे। कैसे, मैं यहाँ पर वापस से इस प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बना लूँगा। गाइस इसको कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और फिर से बना लेते हैं इसका ऑब्जेक्ट। इस वाली लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आते हैं, इधर कर देता हूँ मैं पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर बना लिया है कॉन्स्ट प्रॉमिस, और इस प्रॉमिस को मैं यहाँ से रिजॉल्व और रिजेक्ट करूँगा। बट वो चीज़ कैसे करेंगे, अब हम डायरेक्ट रिजेक्ट करेंगे एक चीज़ को। हम यहाँ पर प्रॉमिस नहीं करेंगे, मतलब कि वो रिजॉल्व नहीं होगा। प्रॉमिस तो करेंगे बट वो डायरेक्ट हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखो, मैं यहाँ पर रिजेक्ट कर देता हूँ। मान लो कि सर्वर एरर दे रहा है, सर्वर एरर दे रहा है मेरे को, मैंने डायरेक्ट ही यहाँ से रिजेक्ट भेज दिया। कोई कंडीशन नहीं है, इफ़ ट्रू फॉल्स वाली, मैं यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दे रहा, मैं बस यहाँ से इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो हम सिंटेक्स एरर को भी ठीक कर देते हैं यहाँ पर। तो अब मैंने यहाँ से इसको रिजेक्ट कर दिया, हाँ, यहाँ से मैंने इसको भेज दिया है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट ही उस सर्वर को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। गाइज यहाँ पर सिंटेक्स थोड़ा अलग है, हाँ अब परफेक्ट है यहाँ पर। तो देखो, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया डायरेक्ट ही। अब इस डायरेक्ट रिजेक्ट को मैं हैंडल कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा प्रॉमिस, और प्रॉमिस के अंदर अगर रिजॉल्व हुआ होता तो वो तो देन में आता।
तो देन के अंदर आएगा, तो देन के अंदर हम लगाएंगे यहाँ पर डेटा, कोई भी डेटा, आप कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट हम डेटा ही लेते हैं क्योंकि डेटा ही मुझे ला के देगा। और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पर कर दूंगा डेटा। गाइस ये मैं स्लो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए चीज़ें, क्योंकि पहली बारी में प्रॉमिस समझ नहीं आता है। अब इसके बाद मैं करूँगा यहाँ पर कैच। कैच वो चीज़ें लेके आता है अगर कोई चीज़ रिजेक्ट होगी, मतलब एरर आया हमारे पास, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, कॉल बैक फंक्शन में ही आएगा। और इसको बना लेते हैं एक एरो फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर कर लिया इस प्रॉमिस को। अब इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो ये चीज़ कैसे हैंडल करेगी, ये एरर है ना रिजेक्ट, ये इसको हैंडल करेगा, मतलब ये कैच इसको हैंडल करता है रिजेक्ट को। अगर वो रिजॉल्व होता तो देन यहाँ पर हैंडल करता उसको। सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर आ रहा है प्रॉमिस डॉट देन इज नॉट डिफाइंड। गलती यहाँ पर ये होगी, मैंने पूरा ऑब्जेक्ट लिख दिया, इसको मेरे को पी लिखना था क्योंकि ये वेरिएबल के अंदर डाल दिया था मैंने, तो यहाँ पर ले आया वेरिएबल। तो अब यहाँ पर आ रहा है कि अनकॉट रेफरेंस डेटा इज नॉट डिफाइंड। वो कह रहा है जो आप ये डेटा लेकर आ रहे हो वो तो डिफाइंड है ही नहीं, बट मैंने तो यहाँ पर इस डेटा को डिफाइन करा था। और एक हो गया यहाँ पर एरर। तो यहाँ पर अब क्या चीज़ हो गई, ये एरर ही तो जनरेट कर दिया इसने कि भाई डेटा इज नॉट डिफाइंड। तो इन प्रोमिसेस के अंदर एक रेफरेंस एरर है कि भाई डेटा जो है वो डिफाइन नहीं हुआ है। ये हमने प्रोमिसेस बनाया कि पहला प्रोमिस के अंदर या तो वो रिजेक्ट होगा या तो वो रिजॉल्व होगा। अब इस प्रॉमिस डॉट देन के अंदर हमने एक डेटा नाम का वेरिएबल डाला जो कि अभी तक डिक्लेयर नहीं है। अब अगर ये डिक्लेयर नहीं है तो यहाँ पर एक एरर जनरेट करेगी कि भाई डेटा हमारे पास गलत है। अब देखो यहाँ पर इसने क्या करा, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था कि इसने इस वाले के अंदर इसको डेटा को डाला है। ये बता रहा है कि इस वाले के अंदर ऐसा तो कोई डेटा है नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ से रिजेक्ट भेजा है और रिजेक्ट के अंदर जो वैल्यू गई है वो एरर के अंदर आई है। अगर यहाँ पर रिजॉल्व हुआ होता तो वो डेटा के अंदर आती, तो डेटा का डेटा यहाँ पर प्रिंट कर देता। बट एरर के अंदर कोई डेटा नहीं है, एरर के अंदर एरर की वैल्यू आएगी जो कि रिजेक्ट यहाँ से रिटर्न कर दे रहा किसको, जब इसके कॉल बैक फंक्शन में हमने डाला रिजेक्ट में। और ये गया इसमें, इधर से आया हमारे पास कैच के अंदर क्योंकि रिजेक्ट है। और एरर को अगर मैं प्रिंट करूँगा अब तो रिफ्रेश करता हूँ तो सर्वर एरर यहाँ पर आ चुका है। तो आपने देखा कि अगर यहाँ पर रिजेक्ट लिखूंगा तो वो कैच चलेगा, अगर मैं यहाँ पर रिजॉल्व लिख दूंगा तो देन चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ रिजॉल्व्ड और करता हूँ सेव, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो रिजॉल्व्ड इज नॉट डिफाइंड। मैंने यहाँ पर क्या करा है, रिजॉल्व करा है, तो इसको रिजॉल्व डाल देते हैं। चलता रिफ्रेश करता तो सर्वर एरर इसमें भी आ गया। बट ट्रू वाली चीज़ में मैं एरर नहीं प्रिंट करा सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया रिजेक्ट। तो हमने यहाँ पर लिया रिजेक्ट और ये फिर से हम देख लेते हैं एक बार सर्वर एरर। मैं जानबूझ के इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि ताकि आपको समझ आ जाए वो चीज़। तो कैच एरर वाली चीज़ लेता है रिजेक्टेड, देन हैंडल करता है रिजॉल्व वाला। तो ऐसे हम रिजॉल्व नहीं करते हैं, ये प्रोमिसेस को वापस भेज दिया, ऐसे थोड़ी होगा। कोई चीज़ है हमारे पास एपीआई इसके अंदर फंक्शन लगा है तो मैं उसको प्रिंट थोड़ी कराऊंगा, उसको तो हैंडल कराऊंगा मैं। तो हैंडल ऐसे होता है, देन आएगा तो कुछ और काम करवाएंगे, एरर आया तो एरर के साथ कुछ और परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास एरर हैंडलिंग कैसी, प्रोमिसेस के अंदर। वैसी वाली एरर हैंडलिंग अलग होती है, उसके अंदर भी ट्राई कैच आता है, बट यहाँ पर हो रहा है देन कैच। तो देन कैच आता है हमारे पास प्रोमिसेस में। तो अब यहाँ पर चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर प्रॉमिस चेनिंग की। तो प्रॉमिस चेनिंग कैसे होता है, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। और प्रॉमिस चेनिंग के अंदर क्या होता है कि एक असिंक्रोनस फंक्शन ऑपरेशन के बाद एक दूसरा ऑपरेशन करना होता है। मान लो एक ट्रू हुआ, फिर उसके बाद एक और ट्रू हुआ, फिर उसके बाद एक और ट्रू हुआ, मतलब देन 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 फिर कैच यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रॉमिस चेनिंग, एक के बाद एक चेन लगा दी। ये भी वैसे गली चेन ही है, बट ये चेन छोटी है कि इसके अंदर एक ही देन है और एक ही कैच है। मान लो मल्टीपल देन है, एक के बाद एक फंक्शन है, यहाँ पर मल्टीपल देन है, तो हम उसको बोलते हैं प्रॉमिस चेनिंग। तो एक वेरिएबल लेता हूँ कॉन्स्ट, और प्रॉमिस नाम से एक वेरिएबल बनाया, न्यू प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का यूज़ करा, इसके अंदर डाला इस बार रिजॉल्व। मैं यहाँ पर रिजेक्ट नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ आपको अभी क्या बता रहा हूँ, रिजॉल्व वाला, रिजेक्ट नहीं ले रहा। और इसको मैंने यहाँ पर करा लिया यूज़, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ रिजॉल्व। अभी ऊपर रिजेक्ट कर दिया था एग्जाम्पल, अब डाल रहा हूँ रिजॉल्व। रिजॉल्व के अंदर डाल दिया मैंने 10, मैंने एक वैल्यू डाल दी है 10। अब देखो मैं यहाँ पर लूँगा ये प्रॉमिस नाम का वेरिएबल और इस प्रॉमिस के अंदर मैं करूँगा देन।
तो देन के अंदर क्या होगा, जो भी रिजॉल्व की वैल्यू आएगी वो देन के अंदर आएगी। तो इसको हम किसी भी वेरिएबल में ले सकते हैं। अभी मैंने डेटा लिया था तो मैं यहाँ पर नंबर ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अगर लिया नंबर, और इस नंबर को मैंने लिया यहाँ पर किस में, एरो फंक्शन में मैंने यहाँ पर इस नंबर को ले लिया। मैं एक और यहाँ पर देन लगा देता हूँ। गाइस ये एरो फंक्शन में थोड़ा सा यही रहता है कि इसके अंदर कब कहाँ पर ब्रैकेट लगाना। तो प्रॉमिस डॉट देन और नंबर मैंने यहाँ पर ले लिया। अब कंसोल करा लेते हैं एक बार नंबर को। तो कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ नंबर। अब जब मैंने नंबर को ले लिया तो हम यहाँ से कुछ रिटर्न करा देते हैं वैल्यू। तो हम यहाँ से वैल्यू रिटर्न कराते हैं, रिटर्न नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। मैंने यहाँ पर एक चीज़ कर दी है कि अगर यहाँ से रिजॉल्व मिल रहा है उसको तो वो देन के अंदर आएगा। देन के अंदर रिजॉल्व के अंदर की वैल्यू नम के अंदर आएगी। नम प्रिंट हुआ, नम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और वापस भेज दिया। अब एक कैच होता है इसके अंदर। कैसे, मैं यहाँ पर लिखूंगा देन, दोबारा से मैं यहाँ पर देन लिखूंगा और इस देन के अंदर मैं फिर से नम लिखूंगा और इस नम को हम डाल देंगे फिर से एक एरो फंक्शन में। अब दोबारा से नम को प्रिंट कराऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा। मैं इसका आउटपुट दिखाने से पहले आपको समझा दूंगा। और फिर से हम यही काम कर देते हैं, रिटर्न नंबर इंटू 2। रिजॉल्व हुआ, रिजॉल्व की वैल्यू डाली 10, 10 गई इधर, इधर से आई इधर वेरिएबल में। प्रॉमिसनेस को हैंडल करा देन के अंदर क्योंकि ट्रू वैल्यू है। यहाँ पर आया 10, 10, 10, 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, फिर हुआ 20। अब जब भी आप अगर देन के अंदर किसी को रिटर्न कराओगे ना कोई वैल्यू को, तो वो क्या करेगी, अगली चेन के पास जाएगी, वापस नहीं जाएगी ऊपर। जैसे हम फंक्शन में फंक्शन कॉलिंग पे वापस भेज देते थे, नहीं, यहाँ पर जिस भी चेन पे हमने उसको रिटर्न कराया ना, वापस से वो चेन नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर उस वैल्यू को रिटर्न मार देगी। मतलब अब यहाँ पर जो नंबर हुआ है वो क्या हुआ, 10 इंटू 20, तो मतलब यहाँ पर आया अब 20। यहाँ से रिटर्न होके वो इस वाले दिन पे आया और यहाँ पर आया 20, 20 प्रिंट हुआ। अब 20 को कर दिया इस पर 2 से मल्टीप्लाई, तो 20, 20 ये यहाँ पर हो गया 40। यहाँ पर वैल्यू बन गई है 40 की वैल्यू। अब यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं कराएंगे, अब सीधा यहाँ पर वैल्यू चेक कर लेंगे। तो वापस मैं इतनी बार बार कर रहा हूँ तो मैं कॉपी पेस्ट इसको यहाँ से कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कर लिया कॉपी पेस्ट और इस बार कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाऊँगा मैं, सिर्फ आउटपुट देखेंगे कंसोल का। तो ये हो गया हमारे पास प्रॉमिस चेनिंग। एक प्रॉमिस हुआ फुलफिल, उसी फुलफिल प्रॉमिस ने दूसरे वाले प्रॉमिस को दे दिया कि भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। तीसरा वाला कह रहा है कि मैं ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, बस मुझे आप वैल्यू को प्रिंट करा दो। इसके बाद आप कैच तो तब लगाओगे ना जब आप यहाँ से रिजेक्ट दे रहे हो, बट रिजेक्ट तो मैं दे ही नहीं रहा हूँ, तो कैच लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो इसका आउटपुट आएगा 10, 20, 40। तो अब क्या करेंगे, ये कंसोल तो लगा ही रखा है हमने, सेव करा लेता हूँ इसको और ब्राउज़र पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो 10, 20, 40। तो देखा आपने इसका आउटपुट कैसे हुआ। इस प्रॉमिस चेनिंग से क्या हो गया, इसके पास रिटर्न हुई, इसके पास इधर से रिटर्न हुई। तो ऐसे हम यहाँ पर अगर कोई वैल्यू करेंगे तो वो रिटर्न होती जाती है अगली चेनिंग के पास। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉमिस चेनिंग और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर नंबरों को ही देता जाऊँगा, नहीं, इसके अंदर अलग अलग एपीआई, इस एपीआई में कुछ और इस दिन में कुछ और एपीआई कॉल करेंगे, फिर इसके बाद कुछ और एपीआई कॉल करेंगे। तो वो सब यहाँ पर ट्रू होती होती आती है हमारे पास। तो क्या होता है कि हर दिन नेक्स्ट दिन को वैल्यू रिटर्न कर देता है, यहाँ वाला दिन अगले वाले दिन को वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस प्रॉमिस को क्रिएट करते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आया है एग्जाम्पल, तो कोई नहीं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर कुछ नहीं डाल रहा हूँ मैं इस बार, कोई नंबर नंबर। यहाँ पर हम लिख देते हैं जावा स्क्रिप्ट। मैंने यहाँ पर लिखा जावा स्क्रिप्ट और जब मैंने जावा स्क्रिप्ट लिखा है यहाँ पर, इसके बाद क्या करेंगे, इसके प्रॉमिस को चलाएंगे। अब जरूरी है मैं यहाँ पर हर बार एक वेरिएबल में डालूँ इसको, फिर जाके उसको प्रॉमिस लूँ। तो जो इस चीज़ इसके अंदर आ रही है वो बेसिकली यहाँ पर भी तो वही परफॉर्म है। तो हटाते हैं इसको और कोड थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो न्यू से मैंने ऑब्जेक्ट बना के प्रॉमिस का यूज़ करा और डायरेक्ट देन को हमने यहाँ पर यूज़ करा, देन का मैंने यूज़ करा। अब इसके अंदर कोई डेटा होगा, डेटा ले लेते हैं, नंबर नहीं ले रहा मैं, डेटा ले रहा हूँ और यहाँ पर मैंने उसको एक देन का यूज़ करा। अब कर लेते हैं यहाँ से कुछ डेटा रिटर्न। तो रिटर्न कर दिया मैंने डेटा प्लस, मैं यहाँ पर कॉन्कैटिनेट का यूज़ कर रहा हूँ और
यहाँ पर मैं स्पेस देकर लिख दूंगा ES6। यहाँ पर कुछ ऐसा ले लिया, पहला था जावास्क्रिप्ट, दूसरे देन के अंदर जावास्क्रिप्ट के साथ उसने जोड़ दिया ES6। फिर क्या करेंगे, फिर से कॉपी कर लेते हैं। इस बार वाला जो देन होगा ना प्रॉमिस चेनिंग का, ये क्या रिटर्न करेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देन, उसके अंदर तो डेटा आएगा ही, प्रॉमिस वो ES6 तो जुड़ के आएगा ही। अब ये वाला डाल देगा प्रॉमिसेस, और लास्ट वाला डेटा क्या करेगा, लास्ट वाला देन क्या करेगा, इन सबको बस प्रिंट करा देगा, ये डेटा की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। तो कंसोल में यहाँ पर ले लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा डेटा, कि भाई जो भी डेटा आपने करा है यहाँ पर उसके साथ जो कुछ भी करा है। देखो कितना छोटा हो गया कोड ऊपर से, जब मैंने वेरिएबल वगैरह हटा दिया। रिफ्रेश करता हूँ तो जावास्क्रिप्ट ES प्रॉमिसेस, तो देखा आपने ऐसे जुड़ता जुड़ता आ रहा है कि इसने इसको रिटर्न कर दिया इसको, इसने इसको रिटर्न कर दिया इसको। तो ये वाला एग्जाम्पल अगर नहीं समझ आया तो ये वाला एग्जाम्पल से भी आप इसको समझ सकते हो। तो देखो अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और आती हैं जिसके अंदर हम एरर हैंडलिंग की चेनिंग करते हैं। एरर हैंडलिंग की चेनिंग क्या होती है वो आपको समझनी जरूरी, क्योंकि हो सकता है ना कि कुछ और एरर आ गया हो, फुलफिल ना हुआ हो, तो एरर को कैसे हैंडल करेंगे, तो वो भी हम यहाँ पर चीज़ चेक करेंगे। तो न्यू प्रोमिसेस वाली लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। तो यह है हमारे पास एक प्रॉमिस, और इस प्रॉमिस को मैं क्या करूँगा, रिजॉल्व करा दूंगा, और इस प्रॉमिस रिजॉल्व के अंदर मैं वैल्यू भेज दूंगा 100। इतना करा मैंने। अब यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ देन। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर इसके साथ चिपका के ही देन लगाओ, आप यहाँ पर लिख दो, कोई इशू नहीं है, जावास्क्रिप्ट चला देगा उसको। इसके अंदर हम क्या करेंगे, नम की वैल्यू ले लेंगे, जो हमने कुछ भी हम बना सकते हैं, नंबर ले रहा हूँ तो मैं नम ही ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक एरर को थ्रो करूँगा, थ्रो न्यू कीवर्ड और एरर, मैंने यहाँ पर करा एरर को थ्रो, कि भाई यहाँ पर कुछ गलत है, समथिंग रॉन्ग, मैंने यहाँ पर करा देन के अंदर, ट्रू के अंदर मैंने यहाँ पर ये कर लिया। और देन के अंदर मैं यहाँ पर फिर से एक नम ले लेता हूँ, और इस नम को मैं क्या करा दूंगा, सिंपली हम यहाँ पर इसको कंसोल करा लेते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं कर दूंगा नम, यहाँ पर मैंने कर लिया नम। और लास्ट वाला क्या करेगा, अगर कोई रिजेक्ट होता है तो उसको कैच कर लेगा। तो मैं यहाँ पर करा एरर, जो भी आएगा उसके अंदर एरर, अगर रिजॉल्व नहीं होता है, फेल्ड हो जाता है, मतलब फुलफिल नहीं होती वो चीज़, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और एरर को प्रिंट कराएंगे। तो देखो एरर के अंदर है ना कुछ चीज़ें आती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, एरर तो आप डायरेक्टली करा दोगे। अब उस एरर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है जो आप नहीं प्रिंट कराना चाहते, आप यहाँ पर डायरेक्टली उसका मैसेज प्रिंट करा दोगे। जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन है कि आप एरर के अंदर उसका मैसेज को प्रिंट करा सकते हो कि क्या मैसेज आ रहा है उसके अंदर। तो देखो अगर किसी भी देन के अंदर कुछ एक एरर आ रहा है, मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है, यहाँ पर सही है बिल्कुल रिजॉल्व हो रहा है वो, बट मैंने उसके अंदर एक एरर डाल दिया कि भाई हो सकता है ना कि कोई एपीआई के अंदर ये वैल्यू तो सही आई हो, बट इसके अंदर की फंक्शनैलिटी में कुछ गड़बड़ हो गई हो। जैसे मान लो किसी ने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करा था, कोई एपीआई पीछे से ख़राब हो गई है, यहाँ तक तो वैल्यू सही थी, यहाँ भी सही थी, यहाँ पर कुछ ख़राब हो गई है, तो उस देन के अंदर भी तो दिक्कत आ सकती है। तो अगर वो देन यहाँ पर ख़राब हो गया तो हम यहाँ से थ्रो कर देते हैं उसको, एरर को थ्रो कर देते हैं। जब एरर थ्रो होता है ना जिस भी देन से, तो ये जो कैच है ना ये इसको पकड़ लेता है। याद रखना कि किसी भी देन के अंदर कोई एरर अगर हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ से थ्रो कर देंगे तो ये वाला कैच उसको हैंडल कर सकता है, कंट्रोल इसको सीधा कैच में चला जाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेव करेंगे इसको और ब्राउज़र पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो समथिंग वेंट रॉन्ग। ये क्या हुआ, ये एरर यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, एरर मैसेज समथिंग वेंट रॉन्ग, ये इसके अंदर नहीं आता, ये एरर को प्रिंट करता। तो अब मान लो ये कब चल रहा है कैच, ये कब चलेगा जब कोई एरर जनरेट करेगा, मतलब ये किस में करेगा, ये तो सिर्फ उस केस में कर रहा है ना जिस केस में एरर आ रहा है, मतलब कोई चीज़ रिजेक्ट हो जा रही है, कुछ भी हो जा रही है इसके अंदर, तो वो एरर जनरेट कर रहा है। अब मान लो आपको एक ऐसा कीवर्ड दे दूँ जो कि सक्सेस और फेलियर में यहाँ पर दोनों में चलेगा। मान लो कि हमने देन में तो चला रहा है रिजॉल्व, कैच में चला रहा है रिजेक्ट। अब कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि भाई चाहे वो एरर में भी चल जाए और ट्रू में भी चल जाए, मतलब रिजॉल्व में भी चल जाए प्रॉमिस और रिजेक्ट में भी चल जाए। तो अभी तो हमें दो लगाना पड़ रहा है, तो कुछ ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए थी ना कि एक ही काम कर ले दोनों,
वो सॉरी दोनों काम एक ही में हो जाए। तो ये भी चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? एक कीवर्ड आता है यहाँ पर हमारे पास फाइनली, फाइनली कीवर्ड आता है। वो फाइनली कीवर्ड क्या करता है, मैं यहाँ पर करता न्यू प्रॉमिस, और इस न्यू प्रॉमिस के अंदर मैं रिजॉल्व डाल देता हूँ, रिजॉल्व। और इस रिजॉल्व की मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, रिजॉल्व भी पास कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ डन। मैंने यहाँ पर कर दिया डन, इसको रिजॉल्व कर दिया। अब जो भी देन होंगे वो इनको पकड़ेंगे। मैं थोड़ा स्पेस देके इस बार बता देता हूँ ताकि आपको एग्जांपल पता चल जाए कि स्पेस से भी चलता है। तो डेटा लिया मैंने, यहाँ पर जो भी डेटा आएगा वो यहाँ पर इसने पिक करा, कंसोल डॉट लॉग डेटा, यहाँ पर जो भी आ रहा है वो पिक कर लेगा। तो अब इसके बाद एक कैच भी ले लेते हैं, अगर कुछ एरर आता है तो। मैंने यहाँ पर लिया एरर, और कंसोल डॉट लॉग से मैं एरर को प्रिंट करा लूँगा, सिर्फ एरर डॉट, या तो पूरा ले लेते हैं एरर, इस बार पूरा एरर को प्रिंट करा। तो वैसे तो एरर आने नहीं वाला है इसके अंदर क्योंकि मैंने यहाँ से रिजॉल्व कर दिया। अब एक और चीज़ आती है यहाँ पर डॉट फाइनली। फाइनली क्या करता है, चाहे एरर आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो उसके अंदर, ये एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो हम यहाँ पर करेंगे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर डाल दूंगा ऑलवेज एग्जीक्यूट। ये तो चलेगा ही चलेगा, अगर आपने फाइनली लगा दिया तो ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा। चलता हूँ ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ तो डन आया, और ये आया ऑलवेज एग्जीक्यूट। तो मतलब रिजॉल्व है वो, तो ये चला, एरर तो आया ही नहीं क्योंकि मैंने रिजेक्ट करा ही नहीं। और यहाँ पर कर दिया मैंने कंसोल डॉट लॉग में ऑलवेज एग्जीक्यूट। तो फाइनली क्या करता है, चाहे ट्रू हो, नहीं हो, रिजॉल्व हो, रिजेक्ट हो, कोई लेना देना नहीं है, वो अपना काम करेगा और वो आपको एक आउटपुट यहाँ पर ज़रूर देगा। तो इस वजह से तो इसलिए हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं कि हम यहाँ पर इसको प्रॉमिस कर देंगे। अब देखो एक और चीज़ आती है जो काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर चेक करती है। मान लो यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि एक दिन चल गया, उसके अंदर ठीक है, अब उसके अंदर कोई दूसरा दिन चला था वो ठीक है, तीसरा नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कैच ले लेगा उसको, या तीसरे को वो चलाएगा नहीं। अब एक चीज़ आती है इसके अंदर कि हमने 5-6 एपीआई लगा दी है। उन 5-6 एपीआई में से मान लो कि पहली एपीआई पे चारों चीज़ें डिपेंड है बाकी की आगे की। अब दूसरे वाले के ऊपर डिपेंड है तीसरी, चौथी, पांचवी एपीआई, फिर है तीसरे वाले के ऊपर डिपेंड चौथी, पांचवी, फिर है चौथे के ऊपर डिपेंड पांचवी। तो एक चेनिंग बन गई। अगर पहली खराब हो गई तो बाकी सारी चीज़ें भी आगे जाके उसकी खराब हो जाएंगी। उस एपीआई से ही कुछ चीज़ें चलती है। मान लो कि पहले हुआ एक यूज़र का लॉगिन, और उस लॉगिन का हमें कार्ड चेक करना है, फिर कार्ड से हम उसका ऑर्डर चेक करेंगे, सॉरी उसके यूज़र से हम उसका ऑर्डर चेक करेंगे, फिर उसकी पेमेंट चेक करेंगे। अगर हमें यूज़र ही नहीं मिला तो बाकी की चीज़ें कैसे चलेगी? बाकी एपीआई कॉल करा के हमें फ़ायदा क्या, एरर ही मिलना है। तो इसलिए हमारे पास एक चीज़ आती है प्रॉमिस ऑल। ये सभी प्रॉमिस चेक करता है कि सक्सेसफुल होने चाहिए तो चला, अदरवाइज एक एरर दे दे। तो देख लेते हैं इसको अभी कि होता क्या है। तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ कॉन्स्ट p1 की, एक प्रॉमिस 1 है, और इसके अंदर हम क्या डालते हैं, डायरेक्ट इस बार हम प्रॉमिस को रिजॉल्व डाल देते हैं। कोई रिजॉल्व रिजेक्ट नहीं है, मैं सिर्फ एक ही चीज़ दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसको कॉल बैक फंक्शन नहीं दे रहा, बस मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसको डायरेक्ट भी चलाते हैं, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया रिजॉल्व कि प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया। अब देखो अगर हमें देन कैच के अंदर उसको चलाना था तो हम यहाँ पर ये पूरा प्रोसीजर यूज़ करेंगे कि यहाँ पर एक कॉल बैक डाला, देन यहाँ पर आया, नहीं, यहाँ से कॉल बैक हटाने की जगह हम यहाँ पर डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर करो कॉन्स्ट प्रॉमिस रिजॉल्व, और दूसरा करा P2 प्रॉमिस और P3 प्रॉमिस। 3 प्रोसेस है यहाँ पर। इस प्रोसेस के अंदर कुछ वैल्यूज़ डाल देते हैं। पहली आ गई यहाँ पर HTML, दूसरी हम यहाँ पर डाल देते हैं CSS, और तीसरी डाल देते हैं यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट। ये 3 प्रॉमिस है और तीनों के तीनों प्रॉमिस यहाँ पर रिजॉल्व हो रहे हैं। अभी अगर ये तीनों प्रॉमिस चलेंगे तो ही यहाँ पर ये आगे देन चलेगा, अदरवाइज वो एक भी खराब हो गया तो कैच ले लेगा उसको। तो देखो अब हम चलाएंगे यहाँ पर प्रॉमिस डॉट ऑल। मैंने यहाँ पर चलाया प्रॉमिस डॉट ऑल। इन सबको मैंने अलग प्रॉमिस दिया है और एक प्रॉमिस सबके लिए चला है। तो ये जो भी रिटर्न करेगा इसके अंदर आएगा। तो वैसे तो रिजॉल्व ही है वो, तो ये सारे रिजॉल्व ही हैं। तो अब इस प्रॉमिस के अंदर एक ऑल नाम का मेथड होता है, प्रॉमिस डॉट ऑल, कि अगर ये सारे ऑल ट्रू हैं तो ये आगे देन में डाले, अदरवाइज वो कैच में डाल दे। तो अब इसके अंदर है ना एक एरे वैल्यू पास होती है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टीपल ले रहे हैं। तो P1, P2,
P3, ये तीनों की वैल्यू चेक करेगा और इसके अंदर डॉट देन का यूज़ करेंगे। अगर ये तीनों ट्रू है तो ही तो यहाँ पर देन में आएगा, और इस देन के अंदर हम क्या ले लेंगे, उसका रिजल्ट, जो भी रिजल्ट लेकर आ रहा है, डेटा लिख दो, रिजल्ट कर दो, लिख दो। अब उसके अंदर क्या होगा, इसका जो रिजल्ट लेकर आएगा तीनों का, उसको कंसोल डॉट लॉग करा देंगे रिजल्ट को कि भाई तीनों आपके चलेंगे तो ये देन में लेकर आएगा। अब इन तीनों में से कोई एक भी रिजेक्ट हुआ तो उसको कहाँ पकड़ेंगे हम, कैच में। तो भाई कैच भी कुछ काम करेगा और ये काम करेगा कि तीनों में से कुछ भी दिक्कत आती किसी को तो भाई कैच बैठा उसको हैंडल करने के लिए, कोई एक भी। इस कैच के अंदर क्या होगा, एरर होगा, और कंसोल डॉट लॉग से उस एरर को प्रिंट करा लेंगे। तो जिसके भी अंदर एरर आएगा ना वो उस एरर को यहाँ प्रिंट कराएगा। तो अब कितना आसान हो गया ना कि किस वाले के अंदर एरर है वो यहाँ पर एरर यहाँ पर बता देगा मेरे को। तो अब इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट, क्योंकि तीनों उसके अंदर। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर एरर आ गया HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो फर्स्ट वाली API का ये आंसर है, सेकंड का ये, थर्ड का ये। मान लो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ रिजेक्ट, मैंने इसको कर दिया रिजेक्ट। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर इसको चला रहा है। बाकी चीज़ उसने उसकी रोक दी है यहाँ पर, ये इसको लेगा ही नहीं। सिर्फ इसके अंदर क्या रिजेक्ट है ये इसने बता दिया कि भाई एरर के अंदर ये वाला रिजेक्ट है जो कि जावास्क्रिप्ट है। अब उसका मैंने इनपुट ही उसका जावास्क्रिप्ट दिया तो उसने जावास्क्रिप्ट ही प्रिंट करा। आपकी जो API का एरर आएगा वो थर्ड पार्टी API का एरर आएगा कि उन्होंने क्या एरर बना रखा होगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग है या क्या है, तो वो चीज़ यहाँ पर रिटर्न आ जाएगी। तो ये क्या कर रहा है सर, रिजेक्ट वाले को दे रहा है और कैच के अंदर इसने डाल दिया कि भाई जावास्क्रिप्ट में एरर है। ठीक है, ये मैसेज डाल देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो भाई जो आएगा उसका एरर बना रखा होगा आपने वो प्रिंट कर देगा। और एरर डॉट एक बार मैसेज देखते हैं कि मैसेज क्या देता है मेरे को। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो एरर मैसेज कि भाई ये अनडिफाइंड है, या आपने इसको डिफाइन नहीं करा, मतलब उसको रिजेक्ट में डाल दिया आपने उसको, इस वजह से यहाँ पर ये एरर रिजेक्ट करा है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में आ रहा है और कैच के अंदर आ रहा है वो। बट अगर तीनों रिजॉल्व है तो वो तीनों के लिए चलाएगा ओके भाई, ये सारी चीज़ें इसमें ओके हैं। तो ये क्या होता है, चेक करता है कि तीनों प्रॉमिस ओके हैं तो ही आपको ये देन में डालेगा, अदरवाइज वो कैच उसको पकड़ लेगा। अब इसकी तरह ना एक और चीज़ होती है, ये क्या करता है, अब ये सारे प्रॉमिस अपने अपने टाइम पे चलेंगे, ऑल को अपने अपने टाइम पे चलेंगे। बट एक चीज़ और आती है, उस फंक्शन का नाम होता है ऑल सेटल्ड। ऑल सेटल्ड क्या होता है कि सब प्रॉमिस कंप्लीट होने का वेट करता है, फिर वो उसको असिंक्रोनस नहीं करने देता। क्यों, क्योंकि हर एक के लिए वेट करेगा तो ये तो जाके यहाँ पर क्या हो रहा है, अगली वाली का आउटपुट देगा। मान लो कुछ कुछ काम हम ऐसे करते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि एक के ऊपर एक डिपेंड है। अब मान लो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं एक के ऊपर डिपेंड हूँ और फर्स्ट वाले के रिजल्ट के ऊपर भी डिपेंड हो सकता हूँ, कि जब तक मुझे पहला वाला रिजल्ट नहीं देगा कुछ तो मैं उसके रिजल्ट पे भी यहाँ पर क्या हूँ, डिपेंडेंट हूँ। ऐसा तो कभी कभी हो सकता है कि पहले वाले के रिजल्ट से मुझे मतलब नहीं था, कि सिर्फ मुझे उसको चेक कराना था वो ट्रू है, चल ठीक है भाई वो चल गया तो मेरे को अब आगे का काम करो, बट मैं डिपेंडेंट हूँ पहले वाले के रिजल्ट पे। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, प्रॉमिस ऑल सेटल्ड। तो ये ऑल सेटल्ड क्या करता है कि हर एक का यहाँ पर क्या देगा, मुझे ये बताएगा कि ये चीज़ रिजॉल्व हुई है, ये चीज़ रिजेक्ट हुई है, उसका स्टेटस और उसका एरर बताएगा। तो हर एक का ये वेट करेगा, पहले ये चलाएगा नहीं। अगर देखो इसमें तो क्या हुआ, एक का भी एरर आया तो इसने कैच में डाल दिया, बट वो तीनों का वेट करेगा, भाई पहले उनको चलने दो फिर हम बताते हैं इसका क्या रिजल्ट है। इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके कर देता हूँ पेस्ट। इसको कर देता हूँ अनकमेंट, वो बिल्कुल इसी की तरह ही है, यहाँ पर यही चीज़ मैं रखूँगा। और बीच वाले का मैं यहाँ पर लगा देता हूँ रिजेक्ट, और रिजेक्ट के अंदर मैं कुछ डाल देता हूँ कि भाई ये एरर है। 3 प्रोमिसेस है, 2 सॉल्व हो रहे हैं और यहाँ पर एक रिजेक्ट हो रहा है। तो देखो प्रॉमिस ऑल की जगह हमें यहाँ पर क्या लिखना है, प्रॉमिस ऑल सेटल्ड, यहाँ पर बस इतना लिखना, प्रॉमिस ऑल सेटल्ड। बाकी वही सेम चलेगा, देन के अंदर रिजल्ट, और कैच के अंदर एरर यहाँ पर प्रिंट नहीं लेकर जाएगा क्योंकि वो उसी के अंदर लेकर आ जाएगा ऑल सेटल्ड, कि वो जब तक सारे सेटल्ड होते हैं वो दिखा देगा वो। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ देन का यूज़ करते हैं। इसको बंद कर देता हूँ, चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो तीनों का आउटपुट लेकर आया वो। ये अब अकेला ही काम कर सकता है ऑल सेटल्ड, बट इसको कैच कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हर एक के लिए चल रहा है। तो हर एक का यहाँ पर रिजॉल्व और रिजेक्ट दोनों बता के जाएगा। तो देखो पहले वाले का स्टेटस बता रहा है कि इसका स्टेटस क्या है,
फुलफिल हो गया है और वैल्यू ये है। दूसरे वाले का स्टेटस क्या है, रिजेक्टेड है भाई, ये रिजेक्ट हो गई है, और एक एरर है, रीज़न जो भी हो सकता है आप फिल करोगे। फिर तीसरा फुलफिल हो गया और इसकी वैल्यू है जावास्क्रिप्ट। तो ये यहाँ पर अकेला ही देन रिटर्न कर देता है यहाँ पर कि किसमें क्या एरर था, वो उसका स्टेटस प्रोवाइड कर देता है कि फुलफिल है, रिजेक्टेड है, फुलफिल है, रिजेक्टेड है। अब इस स्टेटस के दम पे ही आप आगे चीज़ें भी परफॉर्म कर सकते हो। तो ये होता है यहाँ पर ऑल सेटल्ड। हर एक के रुकने का वेट करेगा और एक के ऊपर ये इंडिपेंडेंट है, ये जुड़ चुके हैं कि इसका पहले वेट करेगा, फिर दूसरे का वेट करेगा, फिर तीसरे का वेट करेगा, और यहाँ पर ये देन इसको संभाल लेगा इस चीज़ को कि क्या क्या उसका स्टेटस दे रहा, मतलब वैसे वो जा रहा है उसके अंदर ट्रू में, तो स्टेटस क्या देगा, उसके अंदर का जो भी रीज़न है वो आपको ये बता देगा। तो देखो अब इस चीज़ के अंदर क्या होता है, एक और चीज़ आती है प्रॉमिस डॉट रेस। जो प्रॉमिस सबसे पहले कंप्लीट होगा उसका रिजल्ट मिलेगा। अभी क्या हो रहा है, पहले ये प्रॉमिस चलता है, फिर ये चलता है, फिर ये चलता है, और इसमें क्या हो रहा है, पहले ये चलता है तो इसके आने का भी वेट कर रहा है, फिर ये चलता है उसके रिजल्ट का भी वेट करता है, और ये चलता है उसके रिजल्ट का भी वेट करता है। अब एक तीसरी चीज़ है जो कि रेस करती है। वो क्या करती है भाई, इन तीनों में से जो पहले चल जाए ना उसको आउटपुट दे दो। मान लो आपने कुछ भी बनाया, आपको आउटपुट से मतलब है। आपने कभी वो देखा होगा कि हम मेडिकल ऐप्स होती है, जो मेडी स्टोर वाली ऐप्स होती है, उनके अंदर हम डालते हैं, मान लो आपने डाला मैग्नीशियम या पैरासीटामोल, तो क्या देखता है, वो ये नहीं देखता कि किस ब्रांड का है वो क्या कहते हैं, टाटा 1mg से ले लो, अपोलो से ले लो, किसी और से ले लो, उसको बस रिजल्ट दिखाना है। तो जो पहले एपीआई उसको मिल जाएगी ना रिजल्ट की, वो बस उसको दिखा देगा, ये उसका काम होगा, और कुछ काम नहीं है उसका। तो एक कॉन्स ले लेता है P1 ये प्रॉमिस और न्यू प्रॉमिस मैंने यहाँ पर ले लिया, और इसके अंदर क्या होगा, एक रिजॉल्व ले लेते हैं, और इस रिजॉल्व को मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पर पास कर देता हूँ। ऐसे मैंने डायरेक्ट इसके फंक्शन को यहाँ पास कर दिया। क्यों पास कर दिया, क्योंकि इसके अंदर मैं एक और फंक्शन चलाऊँगा सेट टाइम आउट का, यहाँ पर चला दिया मैंने सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट के अंदर एक और एरो फंक्शन चला दिया, उसका कॉल बैक फंक्शन हो जाएगा जो कि रिजॉल्व दे देगा इस चीज़ को। तो अब ये क्या हो गया, अब टाइमिंग के साथ चल रहा है। अब हमने सेट टाइम आउट को भी इसको अंदर लेकर आ गए कि अब ये सेट टाइम आउट कैसे काम करता है इनके अंदर। तो ऐसे काम करती है असिंक्रोनस पूरी चीज़। तो सेट टाइम आउट पहले चलेगा इसके अंदर कॉन्स्ट 1 के अंदर, कॉपी करा, ये एक अलग चीज़ हो गई। दूसरा प्रॉमिस 2, उसके अंदर सेट टाइम आउट चलेगा सेकंड, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1 सेकंड का इस पर टाइम दूंगा, दूसरे वाले को क्या दूंगा मैं, 3 सेकंड का, ताकि हमें चेक भी तो करना है ना पहला कौन सा चल रहा है। तो यहाँ पर कर दिया मैंने सेकंड का, जो रिजॉल्व हो रहा है वो सेकंड का दे दिया मैंने 3 सेकंड। कॉपी कर लेता हूँ इसको। अब देखो यहाँ पर हम चलाएंगे प्रॉमिस डॉट रेस, ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग वेरिएबल तो इसके अंदर प्रोमिसेस है। बट यहाँ पर प्रॉमिस डॉट रेस, और इनकी अब रेस कराएंगे, और रेस के अंदर भी अगर 2 हैं तो P1 P2। अब इस रेस के अंदर जो भी जीतेगा उसको पहला यहाँ पर आउटपुट दे देगा। तो देन, और देन के अंदर जो भी रिजल्ट आएगा, कैच आप लगा सकते हो उसके अंदर, मैं सिर्फ देन वाला दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ। और इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग, जो भी रेस जीतेगा उसका रिजल्ट यहाँ पर पहले प्रिंट करा दो। मैंने यहाँ पर करा, चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखना फर्स्ट, और 3 सेकंड बाद यहाँ पर देखो वो चला ही नहीं। क्यों नहीं चला, उसको सिर्फ एपीआई से मतलब था, उसको जहाँ पर काम मिल गया ना वो चाहिए बस उसको। दूसरा वाला 3 सेकंड बाद चलेगा, ये लेट काम कर रहा है, इसको इस वाले में रिजल्ट पहले मिल गया तो वो इसको चला देगा। अगर मैं इसको दे दूँ 3 और इसको दे दूँ 1, तो आउटपुट क्या होगा, चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो सेकंड को मिल गया उसको। जो तेज चला है ना बस उसको पिक करता है ये। टास्क हमने किस ऊपर नीचे दिए कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर जो टाइमिंग है उससे चल रहा है, जिसमें उसको सबसे पहले रिजल्ट मिल गया, जो रेस जीत गया उसका आउटपुट यहाँ पर प्रिंट करा देना है। तो यहाँ पर ये चलता है प्रॉमिस डॉट रेस।